चलिए आप सबको जोहार। आइए हम आज के सेशन में देखते हैं फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर जो अध्ययन विधियां हैं कि हम लोग कैसे ज्योग्राफी का अध्ययन करते हैं। ठीक, तो जितने भी विद्वान हैं भूगोल में वे दो विचारधारा के हैं। ठीक, एक को हम लोग बोलते हैं क्रमबद्ध विचारधारा या क्रमबद्ध विधि करते हैं। पहला विधि हम लोग क्या है? क्रमबद्ध। क्रमबद्ध विधि है, सिस्टमेटिक अप्रोच कहते हैं इसको। ठीक, अब दूसरा हम लोग का जो विधि है उसको हम लोग बोलते हैं प्रादेशिक विधि। ठीक, तो अध्ययन के आधार पर भूगोल को दो विधियों में बांटा जाता है। पहला हम लोग का क्रमबद्ध, दूसरा प्रादेशिक। क्रमबद्ध का मतलब है कि हम लोग बोलते हैं ना विज्ञान की परिभाषा में कि विज्ञान क्या है, तो जवाब मिलता है कि जब जिस चीज का अध्ययन क्रम में किया जाए उसको हम लोग विज्ञान कहते हैं। ठीक है, सिस्टमेटिक स्टडी इज कॉल्ड साइंस। तो हम लोग साइंस तो पढ़ते ही हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ते हैं क्रमिक रूप से। फिर हम लोग अपने कला संकाय में भी हम लोग पढ़ते हैं, राजनीति विज्ञान पढ़ते हैं जिसको हम लोग पॉलिटिकल साइंस कहते हैं, या नीचे क्लास में लोग नागरिक शास्त्र कहते हैं, है कि नहीं? तो क्यों इसको राजनीति विज्ञान कहा गया? क्योंकि जो हम लोग का राजनीति है वहां भी क्या है, क्रम से चीजों का अध्ययन किया जाता है। जैसे पहले हम लोग का देश आजाद हुआ, फिर संविधान बना, है कि नहीं, अर्थात नियम बना। उस नियम के तहत क्या है, फिर क्या है, चर्चा पर चर्चा होती है, देश का शासन चलता है। फिर शासन के बाद क्या है, जब आवश्यकता पड़ती तो हम लोग संविधान में संशोधन करते हैं कि नहीं? तो हम लोग क्रम से पढ़ते हैं। ऐसा नहीं कि पहले हम लोग पढ़ते संविधान संशोधन हुआ पहले, बाद का चीज पहले, फिर हम लोग शुरुआत में संविधान अभी बना, ऐसा नहीं पढ़ते हम लोग। तो हम लोग जब किसी विषय का क्रम से अध्ययन करते हैं तो उसको क्या बोलेंगे? क्रमबद्ध विधि कहते हैं, सिस्टमेटिक अप्रोच कहते हैं। तो भूगोल में भी यहाँ भी हम लोग जब पढ़ते हैं किसी चीज को, खास करके हम लोग का फिजिकल हो चाहे ह्यूमन हो, तो एक क्रम से पढ़ते हैं। जैसे उदाहरण के लिए कि हमको धरातल का अध्ययन करना है, ठीक, तो हम लोग पहले पर्वत के बारे में पढ़ते हैं, ना कि पहले हम लोग समुद्र के बारे में पढ़ते हैं। हम लोग भी अभी पढ़े, हम लोग इस क्लास में, तो हम लोग कहाँ से शुरू किए? हम लोग शुरू किए पृथ्वी की उत्पत्ति से शुरू किए। अर्थात पहले हम लोग महाद्वीप के बारे में पढ़े कि महाद्वीप कैसे बना है और महासागर कैसे बना है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्राथमिक स्थलाकृति, फर्स्ट रिलीफ फीचर है ना, प्राथमिक स्थलाकृति। कि पहले पढ़ लिए पर्वत के बारे में, उसके बाद महाद्वीप पर पढ़े, नहीं पढ़े। तो जैसे हम लोग बोलते हैं, किसी का परिचय पूछते हैं कि क्या तुम्हारा नाम है जी, मेरा नाम मोहन कुमार है। फिर पूछते हैं जब मोहन कुमार है तो बता तुम कितने भाई बहन है, तो सबसे छोटा है कि बड़ा है? बोलना हम छोटा है। बोला बड़ा से पता बताओ, बड़ा कौन है? फिर ऐसे बोलते हैं, एक सिस्टम से बोलते हैं। या हम लोग महाद्वीप भी जब पढ़ते हैं तो पहले पढ़ते हैं उत्तरी अमेरिका, फिर पहले पढ़ते हैं एशिया की, एशिया सबसे बड़ा है। फिर क्या पढ़ते हैं? अफ्रीका पढ़ते हैं, फिर उसके बारे में। फिर हम लोग उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिणी अमेरिका, फिर हम लोग का अंटार्कटिका, फिर यूरोप, फिर ऑस्ट्रेलिया। या फिर हम लोग छोटा से बड़ा क्यों पढ़ते हैं, है कि नहीं? ऐसा थोड़ी हम बीच में पहले पढ़ लिया अफ्रीका, फिर पढ़ेंगे एशिया, फिर पढ़ेंगे यूरोप, ऐसा नहीं पढ़ते, ये को पढ़ाई नहीं है। तो यहाँ भी जो चीजें हम लोग का है भौतिक भूगोल में, उसको हम लोग एक क्रम से पढ़ते हैं। ऐसे हम लोग पहले बोले महाद्वीप महासागर बना, उसको हम बोलते हैं प्राथमिक स्थलाकृति। ठीक है, दूसरा हम लोग बोलते हैं कि जो महाद्वीप महासागर पर जो स्थलाकृति बनता है उसको हम लोग बोलते हैं द्वितीयक स्थलाकृति। तो महाद्वीप पर क्या बनेगा? तो महाद्वीप पर्वत बनेगा, पर्वत पठार महाद्वीप पर बनेगा ना, मैदान, ये सारे महाद्वीप पर बनेंगे। तो उसके बाद हम लोग इसको पढ़ते हैं, पर्वत पठार मैदान के बारे में पढ़ते हैं, घाटी नदी के बारे में पढ़ते हैं। और हम लोग बोलते हैं तृतीयक स्थलाकृति। तो तृतीयक स्थलाकृति है क्या? तो जो द्वितीयक पर स्थलाकृति बनता है उसको हम लोग बोलते हैं तृतीयक स्थलाकृति। बस समझ आ रही? तो तृतीयक द्वितीयक पर क्या बन रहा है? तो पर्वतों से नदियां निकल रही हैं, नहीं, अब नदी जो अपने मार्ग में स्थलाकृति बना रहा है उसको क्या बोलेंगे? तृतीयक स्थलाकृति।
तृतीयक रिलीफ फीचर्स बोलते हैं। जैसे हम लोग नदी क्या बनाती है, तो जलोढ़ शंकु बनाती है, जलोढ़ पंख बनाती है। उसके पहले हम लोग का क्या है, भियाकारी घाटी बनाती है, कैनियन बनाती है, गौर बनाती है, जलप्रपात बनाती है कि नहीं। उसके बाद पोर्टहोल्स बनाती है। ये सब कौन नदी बनाता है, इसको बोलते हैं तृतीय स्थलाकृति। तो बताइए, अगर हम पढ़ेंगे नहीं तो क्या पहले तृतीय पढ़ना अच्छा है कि पहले प्राथमिक पढ़ना अच्छा है? तो हमको याद भी होगा चीजें। तो एक क्रम से जब हम लोग अध्ययन करते हैं तो उसको बोलते हैं क्रमबद्ध विधि या सिस्टमेटिक अप्रोच करते हैं। या फिर उसको इस तरह से पढ़ते हैं हम लोग कि जब हम लोग पर्वत मानले पढ़ रहे हैं तो पहले हम लोग इसे पढ़े, पर्वत के 4 प्रकार होते हैं, मोरदार है, भ्रमशोत्य है, ज्वालामुखी है, और एक तो हम लोग घिसा-पिटा पर्वत बोलते हैं। तो उसको हम लोग सारे महाद्वीप में पढ़ते हैं कि सारे महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका में कितना मोरदार पर्वत कौन कौन सा है, दक्षिण अमेरिका में कौन है, उसके बाद यूरोप में कौन, ऐसे सब महाद्वीप में हम लोग पढ़ लेते हैं। एक चीज को जब पर्वत पढ़ेंगे तो क्या मोरदार को ही पूरा पर्वत पढ़ लेंगे, फिर पढ़ेंगे हम लोग भ्रमशोत्य को तो सारे महाद्वीप में पढ़ लेंगे। ये हो गया हम लोग का क्रमबद्ध। इसी का जब दूसरा हम लोग पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे कि जो हम लोग का मोरदार पर्वत है वह किस किस महाद्वीप में है। ठीक है, समझ रही। तो ये क्रम से जब हम लोग अध्ययन करेंगे तो क्या बोलेंगे, क्रमबद्ध विधि। और यह विधि क्या है, बिल्कुल आसान है। इसमें हम लोग बोलते हैं सिंपल से कॉम्प्लेक्स की ओर, कि पहले हम लोग वर्णन करते हैं फिर हम लोग सिद्धांत पर पहुंचते हैं। जैसे बोलते हैं संस्कृत में श्लोक कि विद्या दाति विनयम, तो पहले हम लोग श्लोक नहीं बोलेंगे, पहले हम लोग बोलेंगे कि विद्या जिसके पास है वह विनय है, वह झुक जाता है ना। और इसीलिए हमको विद्या प्राप्त करनी चाहिए ताकि हमें भी क्या आ जाए, विनय आ जाए, है। अर्थात विद्या दाति विनयम। देखा गया, सिंपल से क्या गया, कॉम्प्लेक्स हो गया। कि पहले हम लोग उदाहरण दिए, फिर कहाँ पहुंचे, सूत्र पर पहुंचे। और पहले यदि हम लोग सूत्र भी बोल देंगे विद्या दाति विनयम, मतलब ये क्या होता है, तब जब विद्यार्थी बोला कि नहीं विद्या दाति विनय मतलब होता है सर जिसके पास विद्या है उसके पास विनय है, ऐसा होता है। अर्थात हार्ड से इजी की, समझ रही। इसको लोग बोलते हैं ज्ञात से अज्ञात भी, कि जो चीज हम लोग पढ़ते हैं तो नहीं समझ में आता है, लेकिन उसको हम लोग अपने जीवन में उतार के देखते हैं उस चीज को, तो हमको समझ में। जैसे हम लोग बोलते हैं संवहनीय धारा, बहुत लोग बोलते क्या होता है संवहनीय धारा, तो बोलते हैं नहीं घर में खाना बनाई है, हाँ तो क्या करती है, पानी गर्म कर, फिर अपने बोले पानी गर्म करते हैं, फिर पानी गर्म करते तो भाप निकलता है, वो भाप ऊपर जाता है, वही संवहनीय धारा है। तो वहां तो जानते हैं, इसको जानते करते हैं। बताओ तो कौन आसान हुआ, ज्ञात से अज्ञात आसान हुआ कि सामान्य धारा बोल दी आसान हुआ। तो ये है क्या उस विधि के या सिंपल से कॉम्प्लेक्स। तो अध्ययन विधि जो हम लोग का है, टीचिंग मेथड जो होता है वो क्या है, ज्ञात से अज्ञात होता है, कि जो चीज हम लोग जानते हैं उसी को उदाहरण देते हैं ताकि उस उदाहरण को देखकर के आप उसको क्या है समझ सकें, उसको जान सकें। समझ आई। दूसरा हम लोग का है प्रादेशिक, जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में रीजनल अप्रोच। अब प्रादेशिक क्या है, तो प्रादेशिक शब्द जो है प्रदेश से बना है। किसे बना है, प्रदेश से बना है। जैसे हम बोलते हैं, फिर तो ज्ञात से ज्ञात, उत्तर प्रदेश बोलते हैं, मध्य प्रदेश बोलते हैं। तो प्रदेश का मतलब क्या है, क्षेत्र हो गया। क्या गया, क्षेत्र हो गया। हम लोग बोलते हैं झारखंड, वैसे प्रदेश नहीं, झारखंड बोलते हैं, झारखंड प्रदेश मतलब एक राज्य। अब क्या है, जो प्रदेश होता है वो क्या है, एक क्षेत्र है, और उस क्षेत्र में प्रदेश क्यों बना, प्रदेश इसलिए बना उसमें औसत आंतरिक समरूपता है, उसमें क्या है, यूनिफॉर्मिटी है, एकपन है। जैसे तुम लोग बोलते हैं कि तुम लोग क्या समानता बोलोगी, तो सब यूनिफॉर्म में है, हम लोग का समानता है, समझ में। उसी प्रकार से हम बोलते हैं झारखंड प्रदेश, तो यहाँ जितना झारखंड का जो स्थलाकृति है वो एक समान मिलता जुलता है, वह बिहार से नहीं मिलता है। बिहार में क्या है, मैदानी भाग, लेकिन झारखंड में मैदानी भाग है क्या, या पठारी भाग है। तो झारखंड प्रदेश क्या बिहार प्रदेश से बिल्कुल अलग है। उत्तर प्रदेश क्या है, मध्य प्रदेश से बिल्कुल अलग है। उत्तर प्रदेश क्या है, एक भी मैदानी राज्य है, लेकिन मध्य प्रदेश एक मैदानी राज्य है क्या। तो जहां प्रदेश शब्द आ गया उसका मतलब है कि उसमें जिस क्षेत्र पर हम जाए, जिस संदर्भ में जाए, वहां उसका है औसत आंतरिक समरूपता। जैसे हम लोग जनसंख्या मान लेते हैं, जनसंख्या हम लोग का 2 पार्ट है। क्या पार्ट है इसका, तो एक लोग स्त्री, एक लोग एक तरफ पुरुष। तो पुरुष क्या है, पुरुष एक समान एक जैसे है, महिला क्या है
एक समान, महिला का अलग लक्षण है, पुरुष का अलग लक्षण है, समानता है। तो ऐसे हम बोलते हैं औद्योगिक प्रदेश, जैसे झारखंड एक औद्योगिक प्रदेश है, जमशेदपुर एक औद्योगिक प्रदेश है। तो जमशेदपुर जाएंगे तो क्या देखते हैं हम लोग कि वहाँ का लोहा पर बेस्ड क्या है, बहुत सारे उद्योग है, वहाँ लकड़ी पर उद्योग बेस्ड नहीं है, तो उसको औद्योगिक प्रदेश। कलकत्ता जाएंगे तो हम लोग बोलते हैं हुगली औद्योगिक प्रदेश, तो वहाँ क्या देखते हैं, वहाँ खाली कपड़े का उद्योग वहाँ पर है, वहाँ जैसे क्या है लोहा का उद्योग नहीं है, तो उसको औद्योगिक प्रदेश। तो यहाँ प्रदेश का मतलब है, याद रखना, औसत आंतरिक समरूपता, एक समान नहीं कि औसत रहेगा। उद्योग है तो वहां उद्योगी चलेगा, वहां पर खेती बाड़ी नहीं होगी। तो यह जो हम लोग का प्रादेशिक विधि है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, पहले क्षेत्र को प्रदेश के रूप में बांट देते हैं, ठीक है। पहले जो हम लोग अध्ययन क्षेत्र उसको क्या करते हैं, प्रदेश के रूप में बांट देते हैं, फिर उसका अध्ययन करते हैं। चाहे हम लोग का जनसंख्या प्रदेश हो, चाहे हम लोग का औद्योगिक प्रदेश हो, चाहे हम लोग का स्थलाकृति प्रदेश हो, सबको क्या किए, प्रदेश में। अब जब हम लोग आगे किताब पढ़ेंगे इसके बाद जो है, उसमें पहला चैप्टर में ये पढ़ना हम लोग को भारत के भौतिक विभाग, मतलब भारत का जो अलग अलग भाग है, पूरा जो हम लोग का इंडिया है वह एक समान नहीं है, उसमें औसत आंतरिक समरूपता नहीं है। क्यों नहीं है, तो उत्तर में हिमालय पर्वत है कि नहीं, बीच में हम लोग का मैदान है, नीचे जाएंगे तो हम लोग का क्या है, पठार है, किनारा पर देखते तो हम लोग क्या है, तटीय मैदान है, समुद्र में भी जाएंगे तो वहां हम लोग का द्वीप समूह है। तो बताओ इसमें औसत आंतरिक समरूपता है क्या, सबका जन्म भी अलग अलग तरीके से हुआ है। इसलिए पूरे भारत को 5 जैसे क्या है भौतिक प्रदेश में बांटा जाता है, 6 भौतिक प्रदेश में बांटा जाता है। अब समझ में क्या प्रदेश में बांटे हैं उसको, क्योंकि हिमालय का निर्माण क्या है, मैदान के निर्माण से बिल्कुल अलग है। हिमालय जब बना उसमें मैदान नहीं था, अच्छा जब पठार बना उसमें मैदान पठार कुछ भी नहीं था, तो सबसे पुराना है। तो कहने का मतलब कि जब सारे का जन्म एक साथ नहीं हुआ है, सारा का धराकृति एक समान नहीं है, सारा का मिट्टी एक समान नहीं है, सारा का संरचना एक समान नहीं, तो बता एक साथ इसको रख सकते हैं क्या, नहीं। तब क्या करना होगा, इसको अलग क्षेत्र में बांटना होगा। इसीलिए हम लोग भारत को 6 भौतिक प्रदेशों में बांट कर अध्ययन करते हैं, ताकि हमको पढ़ने में सुविधा हो, पढ़ने में आसानी हो, चीजों को हम आसानी से समझ सके। तो अपने हाथ में क्या है, दोनों ठीक है, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है, पसंद नहीं। अब इसी को जब हम लोग पढ़ेंगे, हम भारत का अध्ययन कर रहे हैं, जब हमको इसमें पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे कि हम लोग क्या है, सब चीज को पढ़ लेंगे एक ही बार, है ना, कि जो है उत्तर का मैदान है, उत्तर का मैदान है, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश है, दक्षिण का पठार है, ये सब जो है फलना 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 टाइम बना है, लिख दिए इसे। लेकिन जब इस विधि से पढ़ेंगे तो अलग अलग बांट कर पढ़ेंगे, ताकि अधिक हमको स्पष्टता रहेगी, अधिक जो है क्या हमको क्लियरिटी रहेगा। बस समझ में आ रही है। तो भूगोल का अध्ययन हम लोग कितना तरह से करते हैं, 2 तरह से, एक हम लोग का क्रमबद्ध सिस्टमेटिक अप्रोच, और दूसरा हम लोग का प्रादेशिक। अब इसमें एक नया चीज हम लोग आ गया है भूगोल में, जिसको हम लोग बोलते हैं मात्रात्मक क्रांति कहते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, मात्रात्मक क्रांति। अब क्रांति का मतलब तुम लोग जानती हो, इतिहास में पढ़ते हैं बहुत लोग, गौरव, इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति, या इंग्लैंड की रक्तहीन क्रांति पढ़ते हैं, या बहुत लोग पढ़ते हैं 1857 का विद्रोह, उसको बहुत लोग क्रांति भी कहता है, या औद्योगिक क्रांति में पढ़ते हैं इतिहास में। तो क्रांति का मतलब होता है आमूलचूल परिवर्तन, जो व्यवस्था अभी है वो क्रांति के बाद पूरा पलट जाएगी, बदल जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ क्या देख रहे थे, मात्रात्मक क्रांति। क्रांति मतलब क्या है, बदलाव, ठीक। जैसे उदाहरण के लिए हम बोलते हैं औद्योगिक क्रांति, अर्थात जब औद्योगिक क्रांति नहीं हुई थी तो लोग हाथ से काम करते थे, है ना। हाथ से जब काम करेंगे तो कितना कपड़ा बुनेंगे एक दिन में, मुश्किल से 10 मीटर कपड़ा भी नहीं बुन पाएंगे हम लोग, है कि नहीं। लेकिन जब मशीन आ गया तो क्या है, मशीन हजारों मीटर कपड़ा बुन दिया एक दिन में, नहीं। अब क्या है, जब मशीन आ गया तो पहले की तुलना हमको अधिक कच्चा माल चाहिए, एक जो मशीन बहुत तेजी में काम कर रहा है, और जो तेजी में काम कर रहा है तो ज्यादा उत्पादन करेगा। जब ज्यादा उत्पादन करेगा तो क्या, उसके लिए हमको बड़ा बाजार भी चाहिए, तो मतलब सारा चीज क्या हो गया, बदल के पहले से, तो क्या हो गया, बदलाव आ गया कि नहीं आ गया। अब आदमी की जगह पर मशीन काम कर रहा है, दम चल रहा है,
पंखा इतना घूम रहा है, और हाथ से जानते थे पंखा ऐसे ऐसे। जो राजा लोग थे उनके यहाँ बड़का पंखा हुआ करता इतना बड़ा, देखे जमाना महाभारत में, यहाँ राजा पटेल ऐसे हो रहा है इसको है। अब क्या है, बिजली आ गई है, अब उस सबका नौकरी खत्म हो गया। अब क्या है, चला दिए पंखा, कूलर चला दिए, एसी चला दिए, क्या है। तो क्रांति का मतलब है शाब्दिक अर्थ आमूल चूल परिवर्तन, बदलाव। पहले का सिस्टम और अभी सिस्टम में आसमान जमीन का अंतर। तो यहाँ भी क्या हो गया, मात्रात्मक क्रांति भूगोल में जब आ गया, इंटर कर गया, तो भूगोल में का जो अध्ययन भी था उसमें और चार्मिंग आ गया, उसमें और क्या है, विकास हो गया, और उसमें क्या है, वृद्धि हो गई। कैसे वृद्धि हुई, तो इस क्रांति के अंदर हम लोग का क्या क्या गया, सबसे पहले हम लोग का जीआईएस आ गया। इसको हिंदी हम लोग बोलते हैं भौगोलिक सूचना तंत्र, ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, भौगोलिक सूचना तंत्र। किसी भी चीज को हम लोग क्या है, आसानी से उसको हम लोग पढ़ पा रहे हैं सैटेलाइट के जरिए। किसी भी सूचना को हम लोग क्या कर रहे हैं, बहुत आसानी से इकट्ठा कर पा रहे हैं। पहले हम लोग कहीं जाते थे तो सर्वे करते थे, जा करके उस क्षेत्र में कितना भारत के पास कितना हेक्टेयर कृषि भूमि है, घूम घूम के हम लोग करते थे। अभी क्या करते हैं, सैटेलाइट से पिक्चर लेता है, बता देता है कि कितना हेक्टेयर, जैसे कितना हेक्टेयर में गेहूं लगा, कितना हेक्टेयर में क्या लगा है, चावल लगा। क्योंकि उसका जो पिक्चर लेता है उसमें पिक्सल बनता है, पिक्सल में कलर होता है, कलर से बताता है कि जैसे यहाँ किस चीज का फसल लगा हुआ है, उसको कहीं जाने जा सकता है क्या, नहीं। तो इससे क्या हो गया, अध्ययन अध्यापन में आसानी हो गया। दूसरा हम लोग का है जीपीएस, इसको बोलते हैं ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ठीक है। एक यंत्र है घड़ी के टाइप का, जो क्या है किसी भी वाहन में लगा दिया जाता है। अब जहां जहां वाहन जाएगा हम यहीं से देख रहे हैं कि हाँ क्या हो रहा है, मेरा गाड़ी किधर जा रहा है, ठीक है। जब इलेक्शन होता है तो जितना भी वाहन होता है कर्मचारी का, उसमें जीपीएस लगा होता है, तो वह कंट्रोल रूम से देखता है कि मेरा गाड़ी सही जगह पर गया कि नहीं गया, कर्मचारी कहीं रास्ता भटक तो नहीं गया। तो फिर क्या फोन करेगा, अगला रास्ता में जा रहे हैं, इसे दाएं मुड़िए, बाएं मुड़िए, ऐसे मुड़िए, क्या बताएगा जीपीएस। उसके बाद हम लोग क्या है, रिमोट सेंसिंग, रिमोट सेंसिंग, इसको हिंदी बोलते हैं सुदूर संवेदन। जैसे हम लोग कैमरा से दूर से फोटो ले लेते हैं, जैसे सैटेलाइट हम लोग का है, यहाँ नीचे आता है फोटो लेने के लिए, ऊपर से फोटो क्लिक कर लेता है। हम लोग रिमोट से टीवी को यहीं चला देते हैं, नहीं वाहन के गेट को हम लोग रिमोट से ही बंद कर देते हैं, खोल देते हैं, यहीं से पिक पिक कर देते हैं, 2 बार खुल गया, बंद हो गया। क्या है मतलब, किसी वस्तु की जानकारी लेना, उसके बारे में सूचना ग्रहण करना, क्या कहलाता है, रिमोट सेंसिंग। उसके जगह पर गए बिना ही, कि हम लोग टीवी का बटन ऑन करने के टीवी को नहीं जाकर छुए, क्या किए, रिमोट का बटन वहीं से दबा दिए तो टीवी क्या हो गया, ऑन हो गया, एसी हम लोग ऑन हो गया, पंखा चलने लगा या पंखा बंद हो गया। तो किसी वस्तु तक गए बिना उसकी सूचना लेना, उसकी टोह लेना, क्या कहलाता है, रिमोट सेंसिंग कहलाता है, सुदूर संवेदन कहलाता है। संवेदन मतलब जानकारी देना उसके बारे में। अब कोई वहां सो रहा है, हम कैसे जाने वहां हम गए क्या, यहीं से हम क्या की देखे कि नहीं आंख से कि हाँ वो सो रही है, चाहे वो खेल रही है, चाहे वो पढ़ रही है, तो आंख भी क्या एक सेंसर है कि नहीं, सेंसर है, जो क्या है किसी क्षेत्र के बारे में जानकारी लेता है। जहां तक हम लोग देख पाते हैं वहां तक के बारे में हम लोग यहीं से बैठे बैठे बोल सकते हैं। कितने दूर तक, 30 किलोमीटर खुली आंख से दिखता है, 30 किलोमीटर। तो ये छोटा सेंसर है, और इससे इतना इतना इससे अधिक पावरफुल कितना सेंसर है, बहुत सेंसर बड़ा पावरफुल है, जो क्या है पूरा चंद्रमा का, सूर्य का, ग्रह तारों का फोटो लेता है, या सैटेलाइट के ऊपर है वो क्या है धरती का फोटो लेता है, और समझ आई। तो ये सब आ गया। उसका हम लोग का और क्या आ गया, इसमें हम लोग का कंप्यूटर आ गया, और क्या आ गया हम लोग का, तो बोलते हैं मॉडल। मॉडल मतलब प्रतिरूप, कि पृथ्वी का मॉडल हम लोग बोलते हैं ग्लोब, पृथ्वी का क्या है, मॉडल है, प्रतिरूप है। तो सारे जितने चीज हैं कंप्यूटर सहित, वे सब क्या है, डाटा को कलेक्ट करने का काम करते हैं, उसको क्या है एक तरह से संधारित करने का, उसको सजाने का काम करते हैं। हम लोग जो डाटा लेते हैं, रैंडम डाटा लेते हैं,
और उसको उसका जो प्रोसेसर है उसमें वो डाल देते हैं कि इसको छोटा से बड़ा से खट से क्या है, छोटा से बड़ा क्यों सज जाता है तुरंत। हम लोग को गिनना पड़ेगा कि हाँ, एक के बाद दो है तीन, तुरंत से आ जाएगा खट से। ये क्या है, किस चलते हो। तो ये जितना भी हम लोग का नया टेक्नोलॉजी है वो सब क्या से क्या है, भूगोल में मात्रात्मक क्रांति हो गया, क्वांटिटी रेवोल्यूशन कहते हैं इसको। भूगोल को पढ़ने में, इसके बारे में जानकारी हासिल करने में क्या हो गया, बहुत आसान हो गया। मॉडल्स आ गया, रेखा चित्र आ गया, मानचित्र आ गया, ये सब क्या है, सब मात्रात्मक क्रांति भूगोल में है कि हम लोग कहीं जाने की जरूरत नहीं, हम यहीं पर क्या विश्व का नक्शा देख लेते हैं कि कहाँ पर पानी है, कहाँ पर स्थल है, कहाँ कौन जलधारा बह रही है। ये नहीं रहता तो हम लोग वहां जाके देखते कि नहीं। और इसी को जीवंत बनाने के लिए लोग भूगोल में क्या करते हैं, तो एक्सकर्शन करते हैं, टूर करते हैं, वहां जाते हैं, उस क्षेत्र को देखते हैं, टीचर के माध्यम से पूरा छात्रों का समूह वहां जाकर के देखता है, ठहरता है और वहां के बारे में जानकारी हासिल करता है कि लद्दाख का जलवायु कैसा है, देखो वहां जाने पर हमको कैसे सांस लेने में दिक्कत होता है, या नदियां कहाँ से निकल रही, देखिए उसको, नदी अपने मार्ग में क्या बना रही, कैसे पोटहोल से बन रहा है, देखिए। तो देखने से क्या हुआ, ज्यादा दिन तक वो याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा। वही जो लोग किताब में पढ़ते हैं, किताब में फोटो देखते हैं तो कम आ जाता है, वही खाली सुन लेते हैं तो और भी कम आ जाता है। तो अधिक से अधिक दिन मानस पटल पर हमको याद कैसे रहे, उसके लिए क्या हमको ये सब का प्रयोग भूगोल में करेंगे। क्यों आज जो हम लोग का स्मार्ट क्लास की व्यवस्था की जा रही है कि स्मार्ट क्लास से प्रोजेक्टर के बाद जो हम लोग यहाँ देख रहे हैं उसको कहाँ दिखाएंगे, इस व्हाइट बोर्ड पर दिखाएंगे तुरंत, उसको पूरा बड़ा करके। तो बता, पहले पढ़ना आसान था, क्या पढ़ना आसान। तो नए नए टेक्निक आ रहे हैं भूगोल में अध्ययन के लिए, भूगोल के सब विषय में आ रहे हैं ताकि क्या है, हमको पढ़ने पढ़ाने में क्या ज्यादा आसानी हो, चीजें ज्यादा जो है क्या ग्राह्य हो, ज्यादा हम उसको अडेप्ट कर सकें, ज्यादा उसको आत्मसात कर सकें। बात समझ आ रही है। तो कोई कंफ्यूजन तो तुम नहीं रह गया कि क्रमबद्ध विधि क्या, प्रायसिक विधि। ओवरऑल मैं समझता हूँ कि आप लोग को ये क्लास अच्छा लगा होगा। ठीक है, आज तक इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।